नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज़ बुलेटिन 7 बजे में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से करते हैं और आज भी हम बात करने वाले हैं भादरा आसपास खबरों की, क्योंकि आज भी भादरा में कई बड़ी बड़ी खबरें हैं। दोस्तों, भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर भी भादरा की धरती से दहाड़ कर गए हैं और दलितों की विभिन्न मांगों को उठाते हुए, मुद्दों को उठाते हुए जमकर लताड़ लगाई है क्षेत्रीय नेताओं को भी। दोस्तों, इस विषय पर भी हम बात करेंगे। कई अन्य भी खबरें हैं। शहीद हेमू कलानी का भी चौक का उद्घाटन आज हुआ है, उसके बारे में भी बात करेंगे। और सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा दोस्तों, 22 मार्च को कल जिस प्रकार से हिंदू नववर्ष की शुरुआत हुई, सभी देशवासियों को, हमारे दर्शकों को हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। 2080 विक्रम संवत की शुरुआत हुई है और इसी के साथ दोस्तों चेटीचंड का त्यौहार पूरे देश भर में सिंधी समाज द्वारा विशेष रूप से मनाया जाता है। भगवान झूलेलाल जी का जन्मोत्सव भी इस अवसर पर मनाया जाता है और झूलेलाल जी के जन्मोत्सव पर, क्योंकि उनको जल का देवता कहा जाता है, विभिन्न तरह के कार्यक्रम पूरे देश भर में इस दौरान होते हैं और आज भादरा में भी अनेकों कार्यक्रम हुए, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और इस त्यौहार की भी सभी सिंधी समाज के लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं दोस्तों। इसी के साथ रमज़ान का पवित्र माह भी दोस्तों आज से शुरू हुआ है, 23 मार्च से, और इसका समापन होता है ईद उल फितर के साथ। एक नायाब तोहफा रहता है ईद के रूप में मुस्लिम भाइयों को रमज़ान के पवित्र माह की समाप्ति पर। तो दोस्तों, इस्लामिक कैलेंडर के बारे में अनेक बातें चर्चा में रहती है, ख़ास तौर से इस्लाम धर्म को मानने के लिए क्या खास होता है और किस प्रकार से धार्मिक पर्व और तारीखों का निर्धारण होता है, क्या स्रोत होता है, क्या इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार ही सब कुछ होता है और उनके अनुसार क्या धारणाएं हैं, क्या मान्यताएं हैं। दोस्तों, चंद्र या हिजरी कैलेंडर के नाम से भी इसको हम जानते हैं। और एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊं तो हिजरी कैलेंडर की शुरुआत पैगंबर मोहम्मद साहब ने की थी दोस्तों, और मदीना से मक्का चले गए थे मोहम्मद साहब, और मक्का में पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। और उसके बाद में मदीना जब वो गए तो वहाँ एक प्रकार से लीडर की भूमिका में रहे, इस्लाम धर्म की स्थापना उन्होंने की। और 12 चंद्र महीनों का निर्धारण होता है दोस्तों। चंद्र वर्ष में 12 माह में 354 दिन होते हैं, आपको 2-3 दिन पहले भी मैंने बताया था। सूर्य मास में 365 दिन होते हैं, क्योंकि पृथ्वी सूरज का चक्कर जब लगाती है तो 365 दिन में वो पूरे करती है। और चंद्र मास 354 दिन का साल में होता है। ये 11 दिनों का जो गैप होता है दोस्तों, वो कहीं ना कहीं 3 साल में जाकर 1 महीना बढ़ जाता है। और उस महीने को भी हिंदू सनातन धर्म में एडजस्ट किया जाता है। उसी अनुसार चंद्र वर्ष में 12 माह होती है, 354 दिन होते हैं। तो 29 या 30 दिन का अमूमन इस्लामिक महीना होता है। और 29वें दिन शाम को सूर्यास्त के कुछ देर बाद अगर अर्धचंद्र दिखाई देता है तो अगला दिन नए महीने की पहली तारीख के रूप में होता है। अगर चंद्रमा अर्ध चंद्रमा दिखाई नहीं दिए तो 30 तारीख मानी जाती है। 29 तारीख के बाद 30 तारीख वो महीने की लास्ट तारीख होती है। तो 1 तारीख किस प्रकार से निर्धारण होती है दोस्तों, सब कुछ निर्भर करता है चंद्रमा पर, अर्ध चंद्र पर। तो अगर 29वें दिन सूर्यास्त बाद अर्ध चंद्र दिखाई नहीं देते तो हमने बताया कि अगला दिन 30 तारीख का होता है। अगर दिखाई देते हैं तो अगला दिन 1 तारीख होती है अगले महीने की। तो इस प्रकार से इस्लाम की ये कुछ खास बातें हैं दोस्तों। अब हम बात करेंगे आज जो सभा हुई है भीम आर्मी की या आज़ाद समाज पार्टी की, एक न्याय सम्मेलन के रूप में दोस्तों, इसके क्या मायने हैं, क्या यहाँ मुकेश चोपड़ा को टिकट मिलने जा रही है आज़ाद समाज पार्टी की, क्या वो चुनाव लड़ेंगे। और आज जिस प्रकार से भीड़ उमड़ी दोस्तों, कहीं भी जहाँ जाते हैं चंद्रशेखर आज़ाद भीम आर्मी के मुखिया है और आज़ाद समाज पार्टी के भी मुखिया है। तो इनके द्वारा ही पूरे देश में जो है दलित समाज पहले बसपा के
फेवर में था। टोटल बसपा पार्टी ही दलित समाज का नेतृत्व करने वाली पार्टी थी, लेकिन कहीं ना कहीं बसपा से ही निकलकर चंद्रशेखर आज़ाद ने एक नई सेना खड़ी की भीम आर्मी के रूप में और आज़ाद समाज पार्टी का गठन किया और देश भर में घूम घूम के अपनी पार्टी का जनाधार वो बढ़ा रहे हैं। राजस्थान में भी वो घोषणा कर चुके हैं। पहले ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी, उसमें बताया गया था कि सभी 200 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे चंद्रशेखर। तो दोस्तों, बादरा में उनका उम्मीदवार कौन होगा? फिलहाल जिस कार्यक्रम की आज हम चर्चा कर रहे हैं, उस कार्यक्रम का आयोजन मुकेश चोपड़ा के नेतृत्व में किया जा रहा है। पंचायत समिति सदस्य है मुकेश चोपड़ा, काफ़ी चर्चित चेहरा है दलित समाज का। और दलित समाज के क्या इस चेहरे को टिकट मिलेगी आज़ाद समाज पार्टी की, और वो कितने वोट ले पाएंगे, वो कितना प्रभावित कर पाएंगे चुनाव को, किस पोजीशन में वो दलितों को लेकर आ सकते हैं? तो दोस्तों, ये देखने वाली बात है। हमारी नज़रें भी इसको लेकर बनी रहेगी, लेकिन किसको नुकसान पहुंचाएंगे, ये एक भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी भी सभी 200 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुकी है। और उस दौरान अगर बात करें तो बादरा में बहुजन समाज पार्टी भी अपना उम्मीदवार खड़ा कर सकती है। ऐसे में दलित समाज के वोट बैंक अलग अलग बंट सकते हैं। तो ये देखने वाली बात है, भविष्य की बात है। लेकिन आज चंद्रशेखर वीडीएस संस्थान में इस न्याय सम्मेलन में जो दहाड़े तो क्या क्या मुद्दा उठाया, दलित उत्पीड़न का मुद्दा उठाया, जो कई यहाँ चाहे बरवाली हो, मुंसरी हो, अनेक गांवों में दलितों के साथ जिस प्रकार से ज़्यादतियाँ की गई, चाहे वो मेलिया का मुद्दा हो, गरीब का एक दलित का मकान ढहाया गया था हो, इस प्रकार के सारे एक मांग पत्र उनको सौंपा गया था, जिसको वो पढ़कर सुना रहे थे। तो लगभग हर मुद्दे को उन्होंने छुआ चंद्रशेखर ने, और जमकर बरसे उनका भाषण। आप देख सकते हैं हमारे साफ संदेश भारत के फेसबुक पेज पर भी और यूट्यूब चैनल पर भी आप देख सकते हैं। पूरी विस्तार से हमने इसकी कवरेज की थी। इस कवरेज को आप देख सकते हैं किस प्रकार से उन्होंने नेताओं के ऊपर आरोप लगाए और अपने समाज को कैसे उठकर आगे बढ़ने की प्रेरणा देकर गए हैं, किसी से नहीं डरने की प्रेरणा देकर गए हैं। तो बहुत मायने रखती है चंद्रशेखर आज़ाद की ये सभा। और इसके अलावा दोस्तों बात करें तो नेठाणा गांव के आर्यन पब्लिक स्कूल द्वारा आयोजित एक रक्तदान शिविर और भूतपूर्व सैनिक सम्मान का कार्यक्रम सम्मान समारोह के रूप में आयोजित किया गया। और रक्तदाताओं को सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए हेलमेट वितरित किए गए। बहुत ही शानदार पहल आर्यंत पब्लिक स्कूल द्वारा ये की गई और इसमें सभी रक्तदाताओं को हेलमेट प्रदान किया गया। और इसी के साथ दोस्तों आज एक बहुत बड़ा चेंज हुआ है पूरे राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी में। प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया के स्थान पर, क्योंकि उनका कार्यकाल काफ़ी समय पहले ही पूरा हो चुका था और वो कार्यवाहक प्रदेशाध्यक्ष के रूप में यहाँ कार्य कर रहे थे, लेकिन अब आज नियुक्ति हुई है प्रदेशाध्यक्ष के पद पर सीपी जोशी की। आखिर सीपी जोशी, क्योंकि एक सीपी जोशी कांग्रेस में भी है, स्पीकर का कार्य करते हैं, स्पीकर विधानसभा में बहुत बड़ा पद स्पीकर का है। और एक सीपी जोशी भारतीय जनता पार्टी के ही हैं जो कि चित्तौड़गढ़ से सांसद है। 2014 में पहली बार वो चुनाव लड़े थे गिरिजा व्यास के सामने, गिरिजा व्यास को हराकर। कांग्रेस की नेत्री है गिरिजा व्यास, और हराकर उनको चुनाव लड़े थे। और पार्टी ने उनके रिजल्ट को, उनके छवि को देखते हुए, उनके कार्य कुशलता को देखते हुए 2019 में भी उनको टिकट दी और 2019 में भी वो सांसद बने, जीत कर आए। तो 2014 में एक प्रकार से सांसद का चुनाव लड़ा था। और इससे पहले जब अशोक सैनी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बने थे दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के, उससे ठीक पहले युवा मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ही थे। तो अशोक सैनी की भी अच्छी खासी पटरी बैठती है, इनके साथ शानदार संपर्क है। लेकिन कयास ये लगाए जा रहे हैं कि वो किस गुट से संबंधित है।
क्या वसुंधरा राज्य को प्रोजेक्ट करेगी भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में? दोस्तों, वसुंधरा राज्य के भी बेहद नज़दीकी माने जाते हैं और सबसे ज़्यादा नज़दीकी माने जाते हैं राजेंद्र राठौड़ के, सीपी जोशी। सीपी जोशी की उम्र ज़्यादा नहीं है, 47 वर्षीय है, 58 वर्षीय है। सतीश पूनिया के स्थान पर एक प्रकार से वो युवा, उनसे तो कहीं अधिक के युवा है और बागडोर संभाली है। उनसे संबंध लगता है कि ज़्यादा मेहनत भी वो कर सकते हैं। तो पार्टी ने भरोसा जताया है सीपी जोशी पर। और वसुंधरा राजे को क्या अब प्रतिपक्ष के नेता की कमान मिलेगी? क्योंकि अध्यक्ष के और प्रतिपक्ष के दो बड़े पद ये थे और एक पद पर नियुक्ति हो चुकी है। तो प्रतिपक्ष का नेता अब किसे बनाया जाएगा और सतीश पूनिया अब क्या करेंगे? अगर प्रतिपक्ष का नेता वसुंधरा राजे को बनाया जाता है तो ये एक प्रकार से इंडिकेशन होगा सेंटर से, केंद्रीय भारतीय जनता पार्टी के आला नेताओं की तरफ से कि यहाँ सर्वा जो नेता है वो वसुंधरा राजे ही रहेगी। अगर वसुंधरा राजे के हाथ में एक बार फिर से कमान आती है तो जिस प्रकार से सतीश पूनिया ने उनके साथ अखाड़ा मांडा था, वो फिर बदले की भावना से भी कार्रवाई हो सकती है। दोस्तों, मैडम को, वसुंधरा को इस मामले में बहुत सशक्त और कड़ा समझा जाता है, क्योंकि उनकी पिछले दिनों आपने देखा होगा केंद्रीय नेतृत्व से भी लड़ाई लंबी चली थी। पीएम नरेंद्र मोदी की भी बात वो नहीं मानने वाली थी। अमित शाह भी उनको बहुत समझा चुके थे, लेकिन इसीलिए लगता है कि वो अलग थलग थी। लेकिन अब केंद्रीय नेतृत्व भी समझ चुका है और जो खटास थी वो भी कम हो चुकी है। आपने देखा होगा 4 मार्च को सालासर में, जब 8 मार्च को उनका जन्मदिन था, वो मनाया गया था, तो किस प्रकार से भीड़ उमड़ी थी और उस भीड़ ने स्पष्ट इशारा किया था राजस्थान की राजनीति में केंद्र को कि वसुंधरा राजे के अभी नेतृत्व में दम है और वसुंधरा राजे ही राजस्थान में सर्वसर्वी भाजपा की नेता मानी जाती है। तो देखने वाली बात है दोस्तों, हमारी भी नज़रें बनी रहेगी। लेकिन ये 7वें ब्राह्मण अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बनने वाले, प्रदेश अध्यक्ष बनने वाले 7वें ब्राह्मण नेता है। इससे पहले 6 ब्राह्मण नेताओं को प्रदेशाध्यक्ष बनाया जा चुका है। तो देखते हैं आने वाले दिनों में किस प्रकार से ये बागडोर संभालते हैं, किस प्रकार की राजनीतिक करवट राजस्थान में लेती है। और दोनों ही पार्टियां सुधार करने में व्यस्त है। कांग्रेस भी अपने जो तमाम पद थे रिक्त उनको भरने में लगी है, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी अब दाव खेल दिया है और प्रदेशाध्यक्ष बना दिया है। अब बात करेंगे दोस्तों हम राहुल गांधी की, क्योंकि सूरत की एक सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी को जो मोदी समुदाय पर टिप्पणी की थी 2-3 वर्ष पहले, 2019 की माफ़ कीजिएगा, ये घटना है जब राहुल गांधी ने मेहुल चोकसी और जो मोदी नरेंद्र मोदी, पीएम मोदी पर भी टिप्पणी की थी और चोर करार दिया था, चाहे वो नीरव मोदी का मामला हो। और ये भी कहा था कि और भी ढूंढेंगे तो ऐसे मोदी मिल जाएंगे। तो जो चोर की टिप्पणी की गई थी मोदी समाज पर, उसको लेकर मानहानि का मुकदमा दायर किया गया था और उसमें उनकी पेशी थी और सेशन कोर्ट ने उनको दोषी करार दिया और 2 साल की सज़ा सुना दी। ये अलग बात है कि उनको हाथों हाथ सूरत की कोर्ट ने रिलीफ देते हुए बेल भी दे दी। तो अब वो आगे इसको लेकर अपील भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी घटना आज राजनीतिक में हुई है और कांग्रेस के नेता भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोल रहे हैं। वहीं केजरीवाल का भी आज बयान आया है कांग्रेस के फेवर में कि राहुल गांधी पर इस कदर मानहानि का एक मुकदमा करके उसको 2 साल की सज़ा करवा कर भारतीय जनता पार्टी बहुत गलत काम कर रही है। क्योंकि केजरीवाल के भी उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी फिलहाल जेल में है, न्यायिक अभिरक्षा में 14 दिन के लिए भेजे गए हैं। तो दोस्तों, ऐसे में पहले ही सुरेंद्र जैन आदि अनेकों विधायक केजरीवाल की पार्टी के जेल की हवा खा रहे हैं। विभिन्न तरह के भ्रष्टाचार के और अनेकों आरोप उनके ऊपर लगे हैं। तो इस बार केजरीवाल और कांग्रेस के सुर
मिले हैं। देखना है कि क्या 2024 में इसी प्रकार सुर मिलाकर बात करेंगे। लेकिन गठजोड़ की बात करें भारतीय राजनीति की, तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी और अखिलेश यादव की खिचड़ी अलग पक रही है, जबकि कांग्रेस के पाले में वो नहीं आ पा रही हैं। और ऐसे में केजरीवाल अलग थलग थे, लेकिन अब आने वाले दिनों में किस प्रकार का समीकरण होता है, गठजोड़ होता है, पीएम नरेंद्र मोदी का मुकाबला 2024 में करने के लिए कौन कौन सी पार्टियों का किस प्रकार गठजोड़ होता है और कितना मुकाबला कर पाएंगे, ये देखने वाली बात है। तो दोस्तों हम बात करेंगे अब हेमू कलानी के चौक की। और आज यहाँ बहुत शानदार कार्यक्रम हुआ, जो हाथीपुरा के पास बिजली बोर्ड के पास हाथीपुरा की तरफ एक सड़क मार्ग जाता है और नहर के पैरेलल सावा की तरफ बाईपास निकलता है, नौर की तरफ मार्ग निकलता है और बादरा के और एक मार्ग आता है। एक प्रकार से ये चौराहा है और इस चौराहे के ऊपर साइड में हेमू कलानी शहीद का चौक बनाया गया है, एक मिनी बस स्टैंड स्थापित किया गया है दोस्तों। और ये टिंडवानी परिवार द्वारा सौगात दी गई है, चौक बनाकर, स्टैंड बनाकर बादरा वासियों को। तो यहाँ एक स्टैंड की आवश्यकता भी थी। बहुत सुंदर कार्य यहाँ टिंडवानी परिवार ने किया और सिंधी समाज बड़ा प्रफुल्लित आज दिखाई दिया, क्योंकि उनके शहीद हेमू कलानी का आज 100वां जन्मोत्सव भी था। और इस अवसर पर एक सौगात सिंधी समाज को ये मानी जा रही है। और विजय पेशवानी जिलाध्यक्ष पूज्य सिंधी पंचायत के हनुमानगढ़ के हैं, उनके कर कमलों से उनके द्वारा इस मूर्ति का अनावरण किया गया शहीद हेमू कलानी की, और इस चौक का उद्घाटन किया गया। एक कार्यक्रम हुआ, सम्मान समारोह हुआ। विधायक बलवान पूनिया पहुंचने वाले थे, लेकिन ऐन वक्त पर उनका कार्यक्रम नहीं हुआ। उनके भतीजे अभिजीत पूनिया और शुभम पूनिया, उनके सुपुत्र, इस कार्यक्रम में उनके प्रतिनिधि के रूप में पहुंचे थे। और दोस्तों इस प्रकार ये सम्मान समारोह हुआ। सिंधी समाज की तमाम शख्सियतें अपने अपने व्यापारिक प्रतिष्ठानों को बंद करके इस कार्यक्रम में पहुंचे थे। बहुत शानदार संदेश सिंधी समाज ने दिया और मिलजुल कर बादरा की राजनीतिक सामाजिक परिवेश में अब वो चलने वाले हैं। और इस चौक की साफ सफाई की और व्यवस्था की का जिम्मेवारी भी सिंधी समाज ने उठाई है। तो देखते हैं दोस्तों, इस कार्यक्रम में बहुत शानदार कार्यक्रम था और विधिवत रूप से चौक जो है उसका अनावरण आज किया गया। और एक और बड़ी घटना आज हुई दोस्तों, इसको हम घटना तो नहीं कह सकते, शिक्षा जगत में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ बादरा क्षेत्र में। टैगोर इंटरनेशनल स्कूल एक बहुत बड़ी संस्था और LBS शिक्षण संस्थान एक बहुत बड़ा स्कूल, एक संस्थान दोस्तों, उनका विलय हुआ है। टैगोर इंटरनेशनल स्कूल का LBS में विलय हुआ और इसकी भी हमने एक कवरेज की है, ज़रूर देखिएगा। हेमू कलानी चौक के कार्यक्रम की समारोह की भी कवरेज है, ज़रूर आप देखिएगा। और इसके अलावा इस कार्यक्रम में जो जयदीप गोस्वामी है डायरेक्टर LBS के, उनके द्वारा वार्ता की गई और उसमें कुछ सवाल जवाब भी है। ज़रूर आप इस कवरेज को देखेंगे तो आपको जानकारी होगी किस प्रकार से ये अधिग्रहण हुआ है और आगे क्या कार्यक्रम है, किस प्रकार टैगोर को एक बहुत ही शानदार शिक्षण संस्थान के रूप में अब बादरा के सामने पेश करने वाले हैं। और हमने भी एक इसका निरीक्षण किया, इसकी अलग से कवरेज भी है दोस्तों। पूरे स्कूल परिसर का हमने निरीक्षण किया, चाहे वो कंप्यूटर लैब हो या फिर वो प्रयोगशाला हो या फिर वो स्मार्ट रूम हो। और जो फैकल्टीज़ हैं, टीचर हैं, बहुत शानदार और अनुभवी टीचर का पूरा स्टाफ जो है, इसका क्या कितना लाभ मिल सकता है इस संस्था को, देखने वाली बात है। और दोस्तों इसके अलावा हम बात करें आज 23 मार्च को क्या विशेष दिवस है, तो आज के दिन भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी रहे भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को 1931 में फांसी हुई थी। और इसी दिन को ध्यान में रखते हुए ही VDS संस्थान में जो दलितों के मसीहा एक प्रकार से चंद्रशेखर आज़ाद भीम आर्मी के प्रमुख, ये जो सभा हुई थी वो इसी दिन के उपलक्ष्य में रखी गई थी।
और जब चंद्रशेखर ने अपने संबोधन की शुरुआत की थी तो इन तीनों महान शहीद क्रांतिकारियों को याद करते हुए की थी। और इसी के साथ पाकिस्तान में 1956 को आज के दुनिया का पहला इस्लामिक गणराज्य बना था। इसके अलावा 1880 में भारतीय स्वतंत्रता सेनानी बसंती देवी का जन्म भी आज के दिन हुआ था और आज के दिन शहीदी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का जन्म भी 1910 में आज के दिन हुआ था। वो विख्यात समाजवादी नेता भारत के रहे हैं। और कंगना रनौत जो फिल्मी दुनिया की एक बेहतरीन हीरोइन है, उनका भी 1987 में आज के दिन जन्म हुआ था। और स्मृति ईरानी जो कि पहले फिल्मी दुनिया में अभिनेत्री, जानी मानी अभिनेत्री थी, लेकिन अब बीजेपी की बहुत बड़ी नेत्री है, केंद्रीय मंत्री है। 1976 में उनका भी जन्म दिवस आज के दिन हुआ था। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें नोहर से मंडियों के भाव की, तो ग्वार के भाव 5360 रुपये, चना के भाव 4970, सरसों के भाव 5030 रुपये प्रति कुंटल, जबकि गेहूँ 2240, मूंग के भाव 7640, कपास 8700, बाजरी के भाव 2240 रुपये प्रति कुंटल रहे। हनुमानगढ़ मंडी में नरमा आज 7900 रुपये, ग्वार बिका है 5223 रुपये, सरसों 5100 रुपये प्रति कुंटल बिकी है। जबकि आदमपुर मंडी में ग्वार बिका है 5365, नरमा 7883, सरसों के भाव 5300 रुपये प्रति कुंटल रहे। और रावतसर मंडी में नरमा 7870 रुपये, गेहूं के भाव रहे 2340 रुपये। और आज की अंतिम मंडी सरसा मंडी में नरमा बिका है 7757, कपास 9915 रुपये, जबकि ग्वार के भाव 5331, गेहूं 2200 रुपये, सरसों के भाव रहे 5296 रुपये प्रति कुंटल। मौसम का मिजाज कैसा है? 5वीं बार जो पश्चिमी विक्षोभ है वो सक्रिय हुआ है दोस्तों। इस बार ये एक रिकॉर्ड भी रहा है और 2, 3, 4, 5 दिन के गैप से एक बार फिर से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से क्षेत्र में बरसात का दौर चल रहा है, जो अमूमन इस समय बरसात नहीं होती है। और पारा जो है धीरे धीरे गर्मी की प्रचंडता को बढ़ाता हुआ भी दिखाई देता है। लेकिन इस बार मौसम का मिजाज जो है वो अजीबोगरीब है। और 23 मार्च को आज 28 से 30 डिग्री टेम्परेचर, हालांकि मैक्सिमम रहा, 4 से 11 किलोमीटर की रफ्तार से हवा भी चली। और 90 से 100% बादल दिन भर भी छाए रहे, रात्रि को भी छाए रहेंगे। हल्की बरसात आज रात्रि को भी 0.1 mm के रूप में होने की संभावना है। और कल 24 मार्च को कैसा रहेगा मौसम का मिजाज? 24 से 25 डिग्री टेम्परेचर दिन में, 28 से 29 मैक्सिमम कल रहेगा, जबकि 21 से 27 डिग्री टेम्परेचर देर शाम को। और रात्रि को कहे तो 21 से 24 डिग्री टेम्परेचर रहेगा और दिन भर बरसात का मौसम रहेगा। इस प्रकार आसमान में बादल छाए रहेंगे, लगभग 100%, 90 से 100% बादल आसमान में छाए रहेंगे। और बरसात की संभावना दिन भर बनी रहेगी, रात्रि को भी बरसात की संभावना बनी रहेगी। तो ये रहा मौसम का मिजाज। हवाएं तेज़ चलेगी 18 से 25 किलोमीटर की रफ्तार से, मिनी तूफान का सा एहसास कराते हुए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।